आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं हूं आरजे रोशन और आप देख रहे हैं क्राइम डिकोड, जुर्म की दुनिया का वो चेहरा जो अक्सर छिपा रह जाता है। हम लाते हैं वो कहानियां जिनमें हर कदम एक नई रहस्य की ओर ले जाता है। तो आइए परत दर परत डिकोड करते हैं आज का जुर्म। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब तक बहुत कुछ सामने आ चुका है। शिलोंग के पुलिस अधीक्षक मिस्टर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद पहली बार मुझे भी यह एहसास हुआ कि सोनम रघुवंशी कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एक बेहद चालाक और सोच समझ रखने वाली लड़की थी, जिसका दिमाग आपराधिक तरीके से सोचता था। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद शिलोंग के एसपी ने जब पुलिस हिरासत में पूछताछ की, जिसमें 5 लोगों को पकड़ा गया है और जिनमें सोनम भी शामिल है, तब सबने जो बताया वही बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इन 5 ने जो बातें मानी, उसके बाद जो सच्चाई सामने आई, वो किसी फिल्म से कम नहीं लगती। ये सिर्फ प्रेम प्रसंग और रास्ते से किसी को हटाने की कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें एक अपराधी सोच की पूरी योजना शामिल थी। असल में जब फरवरी महीने में सोनम का रिश्ता राजा रघुवंशी से तय हुआ, उसी समय उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह राजा से शादी तो जरूर करेगी, लेकिन एक वजह से। उसकी वजह थी कि उसके पापा को कुछ वक्त पहले दिल का दौरा पड़ा था। उनके दिल में बीमारी थी और सोनम को डर था कि अगर उसने राजा से शादी करने से मना किया तो शायद उसके पापा को दोबारा दिल का दौरा पड़ जाए और उनकी जान चली जाए। वह यह इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए सोनम ने यह सोच लिया कि वह अपने पिता की खुशी के लिए शादी करेगी, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ करेगी जिससे यह रिश्ता खुद टूट जाए और उसे साफ साफ इनकार करने की जरूरत ना पड़े। तो पहली 2 कोशिशें राजा को मारने की नहीं थीं, बल्कि शादी को रोकने की थीं। अगर इन 2 कोशिशों में से कोई भी कामयाब हो जाती तो आज राजा रघुवंशी जिंदा होता। फरवरी के आखिरी हफ्ते में जब रिश्ता पक्का हो गया, तब सोनम ने अपने प्रेमी राज से कहा कि पापा से तो मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो दिल के मरीज हैं, तो अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यह शादी रुक जाए। शादी की तारीख 11 मई तय हुई थी और उनके पास केवल मार्च और अप्रैल के 2 महीने ही थे। फिर दोनों ने मिलकर पहली योजना बनाई। यह योजना कुछ इस तरह की थी। इंदौर के पास एक नदी है, जहां सोनम पहले भी अपने परिवार के साथ जा चुकी थी। घर वालों को भी यह बात पता थी कि वह अक्सर वहां जाती है। तो योजना थी कि सोनम अपनी स्कूटी से उस नदी के किनारे जाएगी, स्कूटी वहीं खड़ी कर देगी, उसके चप्पल और अन्य सामान स्कूटी के पास ही रहेगा और फिर वह खुद वहां से कहीं चली जाएगी। जब वो घर नहीं लौटेगी और स्कूटी नदी के पास मिलेगी, तो घर वालों को लगेगा कि शायद वह नहाने के लिए नदी में उतरी और बह गई। इसका मतलब यह एक हादसे जैसा दिखेगा जिसमें सोनम की मौत हो गई। यानी पहली योजना सोनम की खुद की झूठी मौत की थी, लेकिन ऐन वक्त पर यह योजना छोड़ दी गई, क्योंकि जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो नदी में उतना पानी नहीं था और आसपास काफी लोग भी थे। उन्हें डर था कि वहां आने जाने के रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों में उनका चेहरा कैद हो जाएगा। अगर वो स्कूटी छोड़ भी देती और लोग ढूंढने जाते तो पुलिस सीसीटीवी खंगालती और सच्चाई सामने आ जाती। इस डर से यह योजना छोड़ दी गई। अब जब यह योजना काम नहीं आई, तब दोनों ने दूसरी योजना पर काम शुरू किया। मार्च का महीना आ चुका था। दूसरी योजना यह थी कि सोनम अपनी स्कूटी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर खड़ी करेगी। फिर वहां उस स्कूटी को आग लगा दी जाएगी। पास में सोनम के कपड़े और उसकी पहचान से जुड़ी कुछ चीजें भी रख दी जाएंगी और वहां एक जली हुई लाश रखी जाएगी। लेकिन वह लाश सोनम की नहीं होगी। लाश इतनी बुरी तरह से जलाई जाएगी कि उसकी पहचान नहीं की जा सके। कपड़े सोनम के होंगे, सामान सोनम का होगा और स्कूटी भी सोनम की होगी, ताकि लोगों को लगे कि वही जली हुई लाश सोनम की है। पर अब सवाल यह था कि ये लाश लाएंगे कहां से? यह पहली बार था जब सोनम और राज ने किसी लड़की को मारने की योजना बनाई थी। एक ऐसी लड़की जो कद काठी में सोनम जैसी हो, ताकि उसकी लाश को सोनम बताकर सबको धोखा दिया जा सके। दोनों ने कई जगह ऐसी लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो पेशेवर अपराधी नहीं थे। कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिस पर भरोसा करके उसे वहां तक लाया जा सके। अगर कोई एक लड़की मिल जाती तो शायद राजा रघुवंशी की जान बच जाती। वह लड़की मारी जाती, उसकी लाश स्कूटी के पास रखी जाती और सबको लगता कि सोनम की मौत हो गई। सोनम तब किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाती और राज भी कुछ वक्त बाद उसके पास पहुंचता।
दोनों वहां से एक नई जिंदगी शुरू करते। लेकिन लड़की नहीं मिली और यह योजना भी फेल हो गई। अब अप्रैल शुरू हो गया था। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। 1 मई आ गई और अब शादी में 11 दिन ही बचे थे। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अब तक कोई भी योजना सफल नहीं हुई थी और न ही राजा को मारने की कोई योजना बनी थी। लेकिन 1 मई को सोनम और राज की मुलाकात होती है और सोनम कहती है, अब हमारे पास समय नहीं है। 11 दिन बाद शादी है और फिर मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी। शादी की तमाम रस्में शुरू हो जाएंगी। अब पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने यह बात सोची कि अगर राजा की मौत हो जाए तो क्या होगा। पहले तक हर योजना सोनम को गायब दिखाने की थी, लेकिन अब तय किया गया कि इस बार राजा की मौत दिखाई जाएगी और वो भी एक हादसे की तरह। 1 मई को इस योजना को आखिरी रूप दे दिया गया। राज अब इस योजना को हकीकत बनाने में जुट गया। राज के 3 दोस्त थे, जिनमें से एक उसका कजिन था। उसने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन सबको सोनम और राज के रिश्ते के बारे में पता था। उसने बस कहा, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हमारी मदद करो। तो एक भाई और 2 दोस्तों ने मिलकर उसकी मदद करने की ठान ली। योजना बनी कि राजा को गुवाहाटी ले जाया जाएगा और वहां ऐसा हादसा दिखाया जाएगा जिसमें उसकी मौत हो जाए। राज ने उन्हें 17 तारीख को 29,000 रुपए और एक मोबाइल फोन दिया और वे सभी इंदौर से गुवाहाटी के लिए निकल गए। अब तक शिलोंग इस पूरे खेल में नहीं आया था। सोनम ने गुवाहाटी के लिए टिकट बुक की थी और अपने घर में यही बताया कि वह कामाख्या देवी मंदिर जा रही है। अपने पति को उसने यह कहा कि शादी से पहले मैंने एक मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी करने मंदिर जाना जरूरी है। जब यह मन्नत पूरी हो जाएगी तब हम दोनों एक पति पत्नी की तरह एक साथ रहेंगे, इससे पहले नहीं। अब जब उसने आस्था का नाम लिया तो परिवार वालों ने भी कहा कि बहुत संस्कारी लड़की है, मंदिर जा रही है। किसी ने नहीं रोका। उधर तीनों लड़के 19 मई को गुवाहाटी पहुंच गए। सोनम ने ऑनलाइन होटल बुक कर रखा था। सोनम भी 20 तारीख को गुवाहाटी पहुंच गई। योजना थी कि 21 मई को राजा की हत्या कर दी जाएगी, लेकिन जब वे कामाख्या देवी मंदिर की ओर निकले तभी से सोनम ने सुपारी किलर्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें सही मौका ही नहीं मिला और जब मौका नहीं मिला तो पूरा खेल वहीं रुक गया। अब ऐसा हुआ कि उन्होंने 20 तारीख को भी कोशिश की थी, फिर 21 तारीख को भी गुवाहाटी में प्रयास किया गया, लेकिन गुवाहाटी में किसी को खत्म करना आसान नहीं था। तभी पहली बार सोनम ने कहा कि जब हम गुवाहाटी तक आ ही गए हैं तो क्यों ना शिलोंग भी घूम आते हैं। सुना है वहां का मौसम बहुत बढ़िया होता है और चेहरा पूंजी भी देखने लायक है। राजा रघुवंशी बेचारा उसकी बात में फंस गया और ये सभी लोग शिलोंग की ओर निकल पड़े। सोनम ने अपने बाकी तीनों दोस्तों को भी कह दिया कि शिलोंग पहुंचो। फिर वो लोग भी शिलोंग आ गए। शिलोंग में पहली कोशिश 22 मई को ही हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले विस्तार से बताया था, लेकिन पहली बार इन्हें कोई सुनसान जगह नहीं मिली। शिलोंग में दूसरी बार भी इन्होंने कोशिश की, पर वहां भी इन्हें मौका नहीं मिला। अंत में तीसरी बार 23 मई को सही मौका मिला और उन तीनों ने मिलकर राजा को खत्म कर दिया। उसके बाद 3 में से एक सुपारी लेने वाले के साथ सोनम खुद स्कूटी चलाकर लगभग 12 किलोमीटर तक गई और फिर वहां से निकल गई। अब जो पूछताछ हुई उसमें उसके पूरे रास्ते की जानकारी मिल गई। सोनम कैसे आई, कहां गई। 23 मई को राजा की हत्या के बाद सोनम ने एक टैक्सी बुक की। राज ने अपने तीनों साथियों में से एक को बुर्का दे दिया था और कहा था कि जब काम हो जाए तो सोनम को बोलना कि वह बुर्का पहनकर वहां से निकले, क्योंकि डर था कि कहीं लोग उसे पहचान न लें। चूंकि पति पत्नी जैसे घूम रहे थे मेघालय में, इसीलिए सतर्कता जरूरी थी। कत्ल के बाद सोनम जिस गेस्ट हाउस में ठहरी थी वहां से अपना सामान तक नहीं लेने गई, यहां तक कि अपना मंगलसूत्र भी उस बैग में छोड़ दिया। बाद में जब पुलिस ने वो बैग बरामद किया और खोला तो उसमें मंगलसूत्र और अंगूठी मिली। उसी समय पहली बार पुलिस को सोनम पर शक हुआ, क्योंकि जो लोग उत्तर भारत से हनीमून मनाने आते हैं आमतौर पर महिलाएं सिंदूर, चूड़ियां और मंगलसूत्र पहनती हैं, पर यह अकेली ऐसी महिला थी जिसने अपना मंगलसूत्र भी एक अनजान गेस्ट हाउस में छोड़ दिया। 23 मई को सोनम ने टैक्सी पकड़ी, बुर्का पहनकर गुवाहाटी पहुंची। वहां से बस ली और सिलीगुड़ी पहुंची। फिर एक और बस बदली और पटना पहुंची। पटना से वह बस पकड़कर आरा गई, जो लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। आरा से ट्रेन पकड़कर लखनऊ आई और वहां से फिर बस लेकर इंदौर पहुंची। मतलब कि मेघालय से टैक्सी में गुवाहाटी, फिर बस से सिलीगुड़ी, वहां से दूसरी बस से पटना, पटना से आरा, आरा से ट्रेन से लखनऊ और फिर बस से इंदौर। 25 मई को वह इंदौर पहुंची और वहां उसने एक फ्लैट में किराए पर कमरा लिया।
पूछताछ में पहले सोनम ने कहा था कि वह 27 मई को इंदौर छोड़ चुकी थी, लेकिन 2 जून को जब राजा की लाश शिलांग में मिली, उस दिन भी सोनम इंदौर में थी, अपने घर और ससुराल से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर। दरअसल 25 मई को वह इंदौर पहुंची और 8 जून तक उसी फ्लैट में रही। 8 जून को जब पहली गिरफ्तारी हुई आकाश नाम के हत्यारे की, तब राज तक खबर पहुंच गई, लेकिन वह इसको लेकर उलझन में था, क्योंकि उसे पता चला कि कुछ लोग आए और उसे उठा ले गए। ये लोग पुलिस की वर्दी में नहीं थे, बल्कि सामान्य कपड़ों में थे। राज को लगा कि शायद यह किडनैपिंग है या फिर गिरफ्तारी। इस डर और भ्रम में उसने सोनम को फोन किया और कहा कि 3 में से एक को किसी ने उठा लिया है। या तो राज की साजिश पकड़ी गई है या फिर कोई अपराधी गैंग उसे ले गया। संयोग से 8 जून को ही सोनम को इंदौर से निकलकर सिलीगुड़ी जाना था। वहां जाकर उसे खुद को नशे की हालत में जंगल या किसी सुनसान इलाके में फेंका हुआ दिखाना था, ताकि जब कोई पुलिस या आदमी देखे तो लगे कि वह जिंदा मिल गई है। इस तरह यह साबित करना था कि सोनम को किडनैप कर लिया गया था। लेकिन 8 जून को ही जब गिरफ्तारी की खबर आई तो राज घबरा गया। उसने सोनम से कहा कि अब सिलीगुड़ी का प्लान छोड़ो और गाजीपुर जाओ। वहां जाकर अपने परिवार को फोन करो और कहो कि तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम ड्रग्स के नशे में थीं, किसी ने किडनैप किया और छोड़ दिया। उस दिन सोनम इंदौर में ही थी। चारों तरफ लोग उसकी तलाश में थे। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हो रही थीं, लोग दुआ कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। ऐसे में उसने वही पुराना बुर्का फिर से पहना और इंदौर से वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। रात हो गई थी। गाजीपुर स्टेशन से बाहर निकली, हाईवे पर एक ढाबे तक गई और अपने भाई को फोन किया। इसी तरह सोनम की बरामदगी हुई। अब सोचिए, एक लड़की जिसने फरवरी से यह साजिश रची और 8 जून तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही, वही लड़की इंदौर में ही 15 दिनों तक छिपी रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जिस फ्लैट में वह रही, जो इंदौर के देवास गेट इलाके में था, उसका असली पता अब तक ना शिलांग की पुलिस जान पाई, ना ही इंदौर की पुलिस। कारण यह था कि सोनम ने इस साजिश की तैयारी बहुत चालाकी से की थी। वह पहले ही तय कर चुकी थी कि कत्ल के बाद उसे कहां छिपना है, कितने दिन छिपना है और शिलांग में नहीं रहना, क्योंकि वहां वह पकड़ी जा सकती थी। उस फ्लैट को लेकर 2 बातें सामने आ रही हैं। एक यह कि वह किराए का था, दूसरी यह कि उसने पैसे देकर उसे खरीदा था और किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। खास बात यह है कि वह फ्लैट उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा तक को नहीं बताया था। यहां से एक शक यह भी पैदा होता है कि क्या सोनम आगे चलकर राज को भी धोखा देना चाहती थी। इस बात की जांच चल रही है। अब तक जो सामने आया है वो यह है कि गुवाहाटी में राजा को मारने की जो पहली 2 योजनाएं थीं, वह राज ने बनाई थीं। शिलांग वाली योजना का मास्टरमाइंड भी वही था, लेकिन हर योजना में साथ देने वाली सोनम थी। 5 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पहले सोनम सारा इल्जाम राज पर डाल रही थी और राज सोनम पर। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि असली दिमाग राज का था, लेकिन बराबरी की भूमिका में सोनम भी थी। मतलब सिर्फ अपने प्रेमी से शादी करने और अपने पति को हटाने के लिए फरवरी से ही यह साजिश शुरू हो गई थी। और अगर सोनम की जगह कोई और लड़की इंदौर में मरी हुई मिलती तो शायद उसका नाम भी सामने ना आता। लेकिन जैसे कहते हैं ना, मौत जिसे बुलाना हो वह खींच कर ले आती है। जैसे अभी एयर इंडिया के विमान हादसे में देखा गया, 242 यात्री सवार थे, 11 ए सीट पर बैठा एक आदमी ही बचा। मौत कब, कैसे और कहां आ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन इस कहानी में अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि यह सब कुछ महज एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह पूरी साजिश एक अपराधी सोच का नतीजा थी और इसमें कोई शक नहीं।